हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज मुस्कान एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। तो जो बच्चा इस साल सीयूईटी का पेपर अटेम्प्ट करने वाला है यूजी के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज सीयूईटी में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई हैव गॉट फॉर यू फ्यू एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जिनको अपन लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉल्व करते दौरान अगर अपने को लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड कोई और जानकारी हमारे पास होनी चाहिए तो वो भी हम लोग आज कर लेंगे। So before you start with this video, make sure कि आपके पास एक पेन और पेपर रेडी है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में रखेंगे, राइट? तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले जुडिशरी के टॉपिक से शुरू करेंगे, देन विल गो टू कॉन्ट्रैक्ट, देन टॉर्ट्स एंड देन क्राइम। तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जुडिशरी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और क्राइम करने वाले हैं। बाकी के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 यानी कि सेकंड वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एज वेल। एंड आई सेड अगेन, ये वीडियो शुरू करने के पहले मेक श्योर कि आपके पास एक पेपर और एक पेन रेडी है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज जुडिशरी, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज एपिक्स कोड। एपिक्स कोड का मतलब होता है सबसे हायर कोड, एपिक्स मतलब सबसे ऊपर। तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, वी ऑलरेडी नो कि सबसे ऊपर वाला कोड कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम लोग हायरार्की की बात करें तो हायरार्की कैसे होती है, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन, हाई कोर्ट। सबसे नीचे कौन, ग्राम पंचायत। उनके ऊपर कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, विच ट्रिब्यूनल हैंडल्स मैटर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से ट्रिब्यूनल बनाई थी जिसको हम लोग कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वैसे ही कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाई गई दैट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज रिलेटेड मैटर के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है SAT, यानी कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है? सो एनवायरमेंट रिलेटेड जो मैटर जाता है वो किसके पास जाता है, NGT, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट आता है, व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो ध्यान से पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था। प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत ईजी है, इसको याद रखना। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था और 28 जनवरी 1950 एग्जैक्टली 2 दिन बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था, ठीक है? नेक्स्ट जाते हैं, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड अंडर डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज प्योर लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चन एंड आई अंडरस्टैंड कि करने के लिए आपकी जीके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये एक छोटी सी चीज है, आप याद कर लोगे यहाँ पे आर्टिकल 165। बट 2-3 बातें एडवोकेट जनरल के बारे में और याद करो, ठीक है? पहला, किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट होते हैं, आर्टिकल 165, ठीक है? एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है? पहली बात, मैम एडवोकेट जनरल है कौन, जो स्टेट के लीगल मैटर, सेंटर के नहीं बोला, क्या बोला, जो स्टेट के लीगल मैटर्स उठाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। तो स्टेट के लोगों को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, राइट? तो स्टेट का जो गवर्नर होगा वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा। हाल फिलहाल में आर वेंकट रमानी, ठीक है? हाल फिलहाल में, क्या ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देयर इज समथिंग दैट वी कैन इग्नोर। सिर्फ एक चीज, 2 चीजें बातें यहाँ पे याद रख लेना। पहला, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है? दूसरा, आर्टिकल 165 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है? ये क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट हम लोग आते हैं, साथ साथ प्लीज लिखते जाएंगे अपन लोग, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल। अब मैम इनमें डिफरेंस क्या है, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में डिफरेंस क्या है? दोनों लॉयर्स की पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है। अटॉर्नी जनरल वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लीगल मैटर संभालता है, ठीक है? कौन है, अटॉर्नी जनरल वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल मैटर संभालता है। एडवोकेट जनरल वो है जो स्टेट के लीगल मैटर संभालता है, ठीक है? तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है, वैसे ही आपका अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट। बराबर हो गया? जैसे एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को यहां से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है? सिंपल है। नेक्स्ट जाते हैं, Which article of Indian Constitution provides for the appointment of Attorney General? That is Article 76 of Indian Constitution, ठीक है? Article 76 के साथ एक बात ये भी याद रख लेना कि President of India appoints the Attorney General of India, ठीक है? ये स्ट्रिक्ट लीगल जीके वाले क्वेश्चन है,
ये आपको याद ही करना पड़ जाता है, बट कोई कंसर्न नहीं है। वील इंश्योर कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये दोनों आर्टिकल्स याद हो, ठीक है, या जितने भी आने वाले आर्टिकल्स हो ये आपको याद हो। आर्टिकल 165 वॉज एडवोकेट जनरल, 76 इज अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ग्राम पंचायत। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले कौन आता है, ग्राम पंचायत, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन योर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पहले ग्राम पंचायत आएगा सो 4, देन आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा सो 2, फिर हाई कोर्ट आएगा, देन सुप्रीम कोर्ट आएगा। आंसर वुड बी 4, 2, 3 एंड 1, ठीक है। बेसिक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में भी सॉर्ट बाय द प्रेसिडेंट अंडर डैश आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ही समझ लो क्या होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ लीगल मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस मांगता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ कुछ लीगल मैटर्स में कभी कभार एडवाइस मांगता है, एंड दैट इज आर्टिकल 143। पर मजे की बात क्या है, और ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई एडवाइस किसको, प्रेसिडेंट को, इज नॉट बाइंडिंग, अल्टीमेटली इट्स एन एडवाइस। ये सिर्फ एक एडवाइस है तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक एडवाइस है तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज अ पर्सन शुड हैव बीन एटलीस्ट डैश ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर एट द बार। डिस्ट्रिक्ट जज का जज मतलब डिस्ट्रिक्ट जज में बैठने के लिए आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगता है। प्लीज रिमेंबर दैट, एज आई सेड पेपर पेन लेके बैठना, साथ में लिख लो डिस्ट्रिक्ट जज पे, ठीक है, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज पे आपको एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस लगता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसका बनने के लिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, which article of the constitution further gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights known as रिट jurisdiction। अब समझना रिट क्या होता है, इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जो कहां से कहां तक दिए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आर्टिकल 32 तक आपके क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अब यहां पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी, ठीक है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल इज 32, बट अगर हाई कोर्ट पूछता तो हाई कोर्ट का आर्टिकल इज 226। एज आई सेड, साइमल्टेनियसली इन एमसीक्यूज के थ्रू जितना ज्ञान हम लोग बटोर सकते हैं वो हम बटोरेंगे, ठीक है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिट पिटीशन, आई विल क्विकली टेल यू हमारे पास कितने तरीके की रिट पिटीशन होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास 5 रिट पिटीशन है, ठीक है। प्लीज रिपीट विद मी, या ध्यान से सुनना। पहला इज हीबियस कॉर्पस, ठीक है, यानी कि ब्रिंग द बॉडी, उस इंसान को लाओ। दूसरा इज मैंडेमस, विच मीन्स वी कमांड कि आपको ये करना पड़ेगा। तीसरा इज क्यो वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी। चौथा इज प्रोहिबिशन, यानी कि स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम पासिंग द ऑर्डर। एंड पांचवा इज सर्जरी, यानी कि जो ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, ठीक है। तो ये 5 हमारी रिट पिटीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हाई कोर्ट फंक्शंस एट द हाई कोर्ट स्टेट लेवल फंक्शन करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टेट हैज वन हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट स्टेट लेवल फंक्शन करता है। Who appoints district judge in the state? डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट का हेड कौन है, गवर्नर, तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द स्टेट पूछ रहा है, राइट, इन द स्टेट। स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, राइट। तो स्टेट का हेड कौन है, गवर्नर। तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं आएगा वहां पर। फुल फॉर्म ऑफ PIL, PIL इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोगों के फायदे के लिए हम लोग कलेक्टिव एप्लीकेशन फाइल करते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इनफैक्ट पहली PIL फाइल हुई थी 1979 में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में पहली पिटीशन, प्लीज याद रखिएगा, 1979 में फाइल हुई थी, और इसका नाम क्या था, हुसैनरा खातून करके देयर वाज पर्सन हु फाइल्ड अ फर्स्ट PIL इन इंडिया। प्लीज रिमेंबर दैट। PIL का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहली EPIL भारत में कब फाइल हुई थी, 1979 में, और किसने फाइल करी थी, हुसैनरा खातून ने। तो PIL रिलेटेड आप 3 बातें याद रखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 में फाइल कर सकते हो। दूसरा 1979 में पहली PIL फाइल हुई थी, फाइल किसने करी थी, हुसैनरा खातून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? CAT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। पर मैम ये CAT का काम क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो अगेन हम लोग CAT के बारे में 3 बातें याद रखेंगे, ठीक है। पहला, CAT का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 323A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। एंड तीसरा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? पब्लिक सर्विस में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है तो वो रिजॉल्व करने का काम किसका होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो इट रिजॉल्व्स द मैटर विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस। प्लीज मेक श्योर ये लेक्चर देखते टाइम पे आप पॉज कर करके आपके रनिंग नोट्स बनाते रहे, बिकॉज ये रनिंग नोट्स आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी होगा। एंड अगर आप में से किसी ने CUET का लीगल जीके का पार्ट नहीं पढ़ा है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपका काफी जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप लोअर कोर्ट भी कह सकते हो या सेशंस कोर्ट भी कह सकते हो। एपिक्स कोर्ट इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि एपिक्स कोर्ट यानी कि आपका हाईएस्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? आपका लोअर कोर्ट है, ठीक है। What is the highest rank of law officers in India? लॉ की फील्ड में हाईएस्ट पावर किसके पास है? वी ऑलरेडी नो अटॉर्नी जनरल, क्योंकि अटॉर्नी जनरल कौन है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल मैटर्स हैंडल करेगा। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is not one of the first 4 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडिया के शुरू के हाई कोर्ट इलाहाबाद, कैलकाटा और मद्रास थे, ठीक है। ये 3 इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट थे। दिल्ली बाद में आया है, सो आंसर वुड बी दिल्ली हाई कोर्ट। आपने अगर सुना होगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत पुराना है, मद्रास यानी कि चेन्नई हाई कोर्ट बहुत पुराना है, कैलकाटा हाई कोर्ट बहुत पुराना है, राइट। तो दिल्ली बहुत बाद में आया, पहले ये 3 हाई कोर्ट्स आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Which article of the Constitution of India provides the procedure for appointment of the judges at High Court? तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ही यहां पर समझ लेते हैं। पहला, आर्टिकल 217 किस बारे में बात करता है? हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, राइट। अब हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं? इंडिया का प्रेसिडेंट, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु राइट नाउ इज द्रौपदी मुर्मू, राइट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज रिसेंटली चंद्रचूड़ सर, राइट। सो द्रौपदी मुर्मू इन कंसल्टेशन विद चंद्रचूड़ and in consultation with governor of that state will appoint the chief justice of high court, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट में जो हाईएस्ट जज है, जो इंडिया में सबसे बड़ा जज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट का जो चीफ जज उसको हम लोग क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। डन। चलिए, जुडिशरी खत्म करने के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अब कॉन्ट्रैक्ट में इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना होता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको कुछ भी नहीं पड़ा है तो 2-3 चीज समझ लेना। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, एंड व्हेन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से यहाँ पे समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप मेरे से ये बॉटल खरीदेंगे, ये ऑफर है, आपने बोला हाँ खरीदूंगा, ये एक्सेप्टेंस है। बट जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलता है तो ये अग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? व्हेन इट इज एनफोर्सेबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। मैम एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? लॉ या कोर्ट जिसको कॉन्ट्रैक्ट मानता है, अगर वो अग्रीमेंट हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। इस आधार पर शुरू करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के साथ। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस साल में आया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, बहुत पहले, ठीक है। जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना। सो आंसर वुड बी 1872, वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। आप MHCT दे रहे हैं, आप CUET दे रहे हैं, या आप कोई भी और एंट्रेंस दे रहे हैं, ये एक बात आपको पता होना जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। नेक्स्ट, Who can revoke an offer? रिवोक मतलब वापस ले लेना, ठीक है। तो ऑफर वापस कौन ले सकता है? जिसने ऑफर दिया है ना। तो जिसने ऑफर दिया वो ऑफरर होता है, और जिसको दिया वो ऑफरी होता है। तो मैंने ऑफर दिया, आई कैन टेक इट बैक, सो आंसर वुड बी ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, A offers to sell his car to B for ₹50,000 and B accepts the offer, ठीक है। A ने B को ऑफर दिया, B ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ध्यान से समझना, ये हमारा क्या बना? ये अग्रीमेंट बना। इन दिस केस द कंसिडरेशन फॉर B, कंसिडरेशन क्या होता है? बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो अगर मैं आपको गाड़ी दूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, राइट। तो A ने B को ऑफर करा है, B A को 50,000 रुपए देगा और A B को गाड़ी देगा। तो B के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार, राइट। कंसिडरेशन यानी कि जो आपको मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
विच इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट एन अग्रीमेंट शुड फुलफिल। कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट नीडेड, नॉट मैंडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, when does an agreement become a contract? Agreement becomes a contract when it is enforceable in the court of law। अभी अपन लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं, The object of agreement should not be illegal, immoral, और ये एक लाइन है, एज इट इज ही बोलते हैं अपन लोग, अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। समथिंग जो सोसाइटी में अलाउड नहीं है वो अगर आप अग्री कर रहे हो तो इन दैट केस, जैसे कि मैं अपना बच्चा तुमको बेच दूंगा, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड इन सोसाइटी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, When a new contract is substituted for an old contract। याद रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, हमने बोला चलो उसको छोड़ते हैं, हम लोग इस पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसको नोवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोवेशन कहते हैं। नोवेशन यानी कि टर्म्स नए बनाना, दैट इज कॉल्ड एज नोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज इज अनदर टर्म फॉर फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बाय अ पार्टी। अगर आपने कुछ करने के लिए प्रॉमिस किया था एंड अगर आप वो नहीं करते हैं तो इसको हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने अपना वादा तोड़ दिया, तो तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीच। सो आंसर वुड बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना हो ही नहीं सकता। अगर होता है तो लॉ उसको वॉइड मानता है। वॉइड यानी कि जो लॉ की नजर में मान्यता नहीं रखता है। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट डज नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस इन द आईज ऑफ द लॉ, दैट इज कॉल्ड एज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डैमेज। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम कोर्ट में डैमेज मांगने गए तो उसमें क्या आता है? उसमें कंपनसेशन आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्रिजनमेंट, कंपनसेशन। डैमेज में हमेशा क्या आता है? कंपनसेशन आता है। सो आंसर वुड बी कंपनसेशन। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स एन ऑफर इट बिकम्स एन, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, ये भी अग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? अग्रीमेंट बनता है। सो आंसर वुड बी अग्रीमेंट। पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने सीखी वो यही थी। नेक्स्ट आते हैं, which case was dismissed by the court on the ground that the agreement entered between the husband and wife was not a contract, the arrangement between the husband and wife was only a moral obligation। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था बैल्फर वर्सेस बैल्फर का। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस में बोला गया था कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में कोई अग्रीमेंट करते हैं, लेट्स से मैं तुझे शॉपिंग पे लेके जाऊंगा पर नहीं ले जा पाए, इट्स अ सोशल ऑब्लिगेशन, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है। और ये कहाँ बोला गया था? बैल्फर वर्सेस बैल्फर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, which of these is not one of the instances when a contract gets discharged by the operation of law। gets discharged by the operation of law यानी कि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, अब लेट्स से दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी मर गई, बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, है ना, पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा इंस्टेंस नहीं है? तो डेथ ऑफ पार्टी तो है, इंसॉल्वेंसी भी है, मर्जर भी है, आंसर इज फाइनली माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज नहीं होता है, इनफैक्ट इट इज नल एंड वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वाई प्रोमिसेस टू सप्लाई 10 kgs ऑफ व्हीट एंड 3 पैकेट्स ऑफ हीरोइन, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, अगर आप हीरोइन ट्रेड करने का अग्रीमेंट कर रहे हो ये लॉ के अगेंस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। दिस इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में इसकी कोई मान्यता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, An offer cannot be made to the public at large। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में कोर्ट ने बोला था, मतलब कोर्ट गेव अ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन अबाउट द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट कोई कर रहा है, मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो ये ऑफर माना जाता है या नहीं माना जाता है, इस बात पे क्लैरिफिकेशन आया था कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, when acceptance is made to a promise but not on the complete terms of the promise but to a lesser fulfillment। अब देखो हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल नहीं होगा, तो हम बोल रहे चलो जितना हो रहा है उतना कर दो। ठीक है, जितना हो रहा है, कम हो रहा है उतना कर दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेमिशन। क्या कहते हैं? रेमिशन। टर्म्स चेंज हो जाने को हम लोग नोवेशन कहते हैं, एंड टर्म्स अगर आपके कम में आप अग्री कर जा रहे हो तो उसको हम लोग रेमिशन कहते हैं। वेवर का मतलब क्या होता है? वेव्ड ऑफ, कि ठीक है चलो रहने दो, मत करो, ठीक है, मत दो उतना पैसा, रहने दो, दैट इज वेव ऑफ। ठीक है, A expresses his willingness to sell his cottage to B for ₹5 lakh। Here A's willingness is called as offer। मैं अपना कॉटेज 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
व्हेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर कंसिडर्ड वैलिड। पहली बात, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, सिर्फ तभी होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे के लिए किया जा रहा है, ठीक है। सो आंसर वुड बी ए, व्हेन सच कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर द माइनर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइम लिमिट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म। देखो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है ना, इवन इफ आई डोंट स्पेसिफाई यू द टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाई टाइम पीरियड है, जैसे कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1 साल, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशन पीरियड। क्या कहते हैं? लिमिटेशन पीरियड, जिस दौरान आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। सो आंसर वुड बी लिमिटेशन पीरियड, राइट। ये बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट के थे उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके कवर हो गए। तो हमारा जुडिशरी हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉर्ट्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉर्ट्स की तरफ। टॉर्ट्स फॉर दैट मैटर इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। फॉर द स्टार्ट याद रखिएगा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग माना जाता है और ये कॉमन लॉ है, ठीक है। दो बातें आप टॉर्ट के बारे में याद रखेंगे। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग माना जाता है एंड ये कॉमन लॉ है, ठीक है। ऐसा कोई इंडियन टॉर्ट एक्ट या इंटरनेशनल टॉर्ट एक्ट नहीं है, इट्स अ कॉमन लॉ, ठीक है। चलो, व्हाट आर प्यूनिटिव डैमेजेस? प्यूनिटिव यानी कि जहां पे आपको प्यूनिटिव यानी कि पनिशमेंट, ठीक है। सो प्यूनिटिव डैमेज का मतलब होता है कंपनसेशन। आंसर वुड बी कंपनसेशन। एन इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर्स द क्लेमेंट टू शो, क्लेमेंट यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। मुझे आपने थप्पड़ मारा, मेरे साथ गलत हुआ है, तो आई एम द क्लेमेंट, राइट। तो जब आप इंटेंशनल टॉर्ट दिखा रहे हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इंटेंशनली, जानबूझ के उसने ये काम करा है, राइट। तो कॉज द इंजरी ऑन पर्पस, यानी कि जानबूझ के आपने ये काम करा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वॉट टू द टॉर्ट केसेस रिजल्ट इन। टॉर्ट का अगर केस हुआ तो बदले में हमको क्या मिलेगा? कंपनसेशन। वाई? टू क्रिएट द डेटरेंट इफेक्ट। कंपनसेशन क्यों मिलती है? टू क्रिएट अ डेटरेंट इफेक्ट। डेटरेंट यानी कि डर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच टॉर्ट कवर डैमेजेस टू वन रेपुटेशन। अगर आप किसी को गाली देते हैं, जैसे किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो इसको हम लोग डेफमेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेफमेशन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती घुस जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रेसपास कहते हैं। अगर आप किसी को डराते हैं तो उसको हम असॉल्ट कहते हैं, और अगर आप किसी को मारते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ये चार चीजें याद रखना, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं, डेफमेशन। जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी पे घुसते हैं, ट्रेसपास। डराते हैं, असॉल्ट। उसको मारते हैं तो वो बैटरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर वुड बी डेफमेशन। A lies to B that B's husband met with an accident. This causes nervous shock and illness to B. अभी हमने आपको बोला, अगर आप किसी को डराते हो, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है, यहाँ पे आपने उसको डराया जिसकी वजह से उसको नर्वस शॉक हुआ, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज असॉल्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चैटल। चैटल यानी कि हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई सी भी चीज को जिसको हम लेके घूम सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चैटल। तो चैटल का मतलब होता है मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। टॉर्ट्स आर मोस्टली, अभी हमने आपको बताया पहली चीज, टॉर्ट्स आर मोस्टली कॉमन लॉ सब्जेक्ट, ठीक है। डज नेग्लिजेंस अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ टॉर्ट? यस, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, नॉट ऑलवेज, राइट। अगर किसी बंदे की आपकी तरफ ड्यूटी ऑफ केयर है एंड वो नहीं निभाई, तब वो नेग्लिजेंस माना जाता है, ठीक है। इसलिए आंसर वुड बी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर ड्यूटी ऑफ केयर थी तो ही वो नेग्लिजेंस माना जाएगा, अदरवाइज नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। और नेग्लिजेंस से रिलेटेड डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। Which of these statute law has been developed from law of tort? Transfer of Property Act tort से नहीं आया, आंसर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग कोबरा भी कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट, जहां पर कंज्यूमर के साथ अगर कोई सेलर गड़बड़ करता है या गलत करता है तो कॉमन लॉ में या क्योंकि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन इन कंज्यूमर फोरम, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ सिविल लॉ, ये क्रिमिनल नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। ये क्रिमिनल नहीं होता है। Which case led to the introduction of the principle of absolute liability? अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए वो गलत है, याद रखना। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट इंडिया में आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, ठीक है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से ही आया है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आता है, When was the English case of Donoghue versus Stevenson decided? ठीक है, तो ये तो ईयर है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, दैट्स 1932। बट why the case is important? Because this case discussed about negligence, और इन्होंने प्रिंसिपल सेट करा ड्यूटी ऑफ केयर का। इन्होंने बोला कि अगर किसी की ड्यूटी ऑफ केयर है तो वहां पर नेग्लिजेंस माना जाएगा, नहीं तो नेग्लिजेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of these is not
वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव डॉट लॉ, जस्ट रिस्पॉन्स मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स होना, करेक्ट है। लॉस स्प्रेड होना, प्रॉफिट शेयरिंग एंड डेटरेंट, आंसर इज प्रॉफिट शेयरिंग। डेटरेंट तो क्रिएट करना ही है हम लोग हैं, डेटरेंट यानी कि डर तो क्रिएट करना ही है, सो आंसर इज प्रॉफिट शेयरिंग। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? दिस इज समथिंग जो सबको मालूम है, मिथाइल आइसोसाइनेट, वेरी 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 डेंजरस गैस जिसका रेपरकशंस भोपाल आज भी झेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Which tort covers any intentional harm caused to the body? अगर आपने बॉडी को मारा है, that is called as battery, अपन लोगों ने शुरू में ही कर लिया था, ठीक है। The word tort originates from the Latin word tortum, ये किससे आया है? Tortum से। नेक्स्ट आते हैं, Who was the Chief Justice of India in 1987 case of MC Mehta versus Shriram Foods and Fertilizer Industries? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, दैट वाज PN भगवती, ठीक है। अगेन जीके का क्वेश्चन है, सुनना ही पड़ेगा आपको, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, बट द आंसर इज PN भगवती, ठीक है। कभी समय मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट? फॉल्स इंप्रिजनमेंट, आप जानबूझ के करते हो, बैटरी आप मतलब मारते किसी को जानबूझ के हो, डराते किसी को जानबूझ के हो। ड्यूटी ऑफ केयर हो सकता है जानबूझ के आपने ब्रीच नहीं करी, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग दैट वाज योर थॉट। आज के सेशन के आखिरी पहलू पे हम लोग आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ क्राइम। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ सेक्शन और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये अपने को याद करना पड़ता है, ठीक है। पर जहां पर लॉजिक समझा जाया जा सकता है वहां ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखो, विच सेक्शन ऑफ IPC स्टेट्स क्राइम इंक्लूड इलीगल ओमिशन, यानी कि जानबूझ के कुछ गलत बात आपने छुपाई है ना, दैट इज सेक्शन 33। बट अगर ये आता है नहीं है, आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता, ठीक है, इतना इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। द वर्ड रियस मीन्स समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। तो क्राइम के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट एंड मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड। सो गिल्टी यानी कि समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टस रियस? थीफ, चोर स्कूटर चुरा रहा है, मेड आपकी अंगूठी चुरा रही है, पिक पॉकेट आपका वॉलेट चुरा रहा है, पुलिसमैन मॉब में फायर कर रहा है। ऑब्वियसली चारों में अगर आप देखोगे तो बेटर ऑप्शन इज सी, पुलिसमैन मॉब में फायर कर रहा है, ये एक्टस रियस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वाज द इंडियन पीनल कोड एनैक्टेड? खैर अभी नए लॉज आ चुके हैं, बट अपने को आंसर पुराने के हिसाब से करना है, सो आंसर वुड बी 1860, ठीक है। हालांकि अब दीज लॉज हैव बीन रिपील्ड, नए लॉ आ चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली वेयर इन इंडिया IPC इज नॉट एप्लीकेबल? पहले था कि IPC जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, पहले आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद अब IPC सब जगह एप्लीकेबल है, बिकॉज इंडिया इज वन कंट्री, राइट। एन इंजरी कॉज्ड इन डैश इज नॉट अ क्राइम, ऑलवेज सेल्फ डिफेंस में किया हुआ कोई भी क्राइम, कोई भी काम क्राइम नहीं माना जाता है, बट रिवेंज में करा हुआ कोई भी काम आपका क्राइम माना जाता है। तो अगर आपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि वो मुझे मारने आ रहा था, अपने आप को बचाने के लिए मैंने हाथ उठाया और वो मर गया, ये क्राइम नहीं माना जाएगा, बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 378 ऑफ IPC? IPC का सेक्शन 378 टॉक्स अबाउट थेफ्ट, ठीक है। अब थेफ्ट के वेरिएशन होते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। थेफ्ट अलग है, एक्सटॉर्शन अलग है, रॉबरी अलग है, डकैती अलग है, ठीक है। थेफ्ट इज चुपचाप जब करते हो, एक्सटॉर्शन डरा के करते हो, रॉबरी आप मारपीट भी करते हो, डकैती 5 से ज्यादा लोग होंगे तो उसको हम लोग डकैती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ ऑफेंसेज आर बेलेबल? बेलेबल बेल उन ऑफेंसेज में मिलती है जो कम सीरियस है, ठीक है। लेस सीरियस ऑफेंसेज आर बेलेबल, मोर सीरियस ऑफेंसेज आर नॉन बेलेबल। बेलेबल यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। बेलेबल का मतलब क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो आंसर वुड बी माइनर ऑफेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज विक्टिम ओरिएंटेड थ्योरी? विक्टिम ओरिएंटेड थ्योरी यानी कि वी वांट कि विक्टिम के साथ जो गलत हुआ है उसको हम ठीक कर पाए, राइट। सो आंसर वुड बी रिस्टोरेशन, जो गलत हुआ उसको हम लोग ठीक कर पाए, सो आंसर वुड बी रिस्टोरेशन। नेक्स्ट आता है, IPC वेरी कॉमन बात जो अपने को पता है, इंडियन पीनल कोड 1860, सो आंसर वुड बी इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट आते हैं, An act alone cannot create criminal liability unless it is accompanied by guilty mind. अगर इंटेंशन खराब नहीं है तो वो क्राइम नहीं माना जाता है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया। थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन डील्स विद डेथ सेंटेंस, पनिशमेंट, राइटिंग ऑफ बैलेंस। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है समझना कि वाई द रॉन्ग हैज हैपेंड एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट, ठीक है। क्यों गलत हुआ और कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है सी, सो आंसर वुड बी सी। केस ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, व्हेन कॉट ही पेज फाइन टू द टिकट चेकर, दिस ऑफेंसेस, फाइन देके मामला समाप्त हो गया। लेस सीरियस ऑफेंस यानी कि बेलेबल ऑफेंस है, बट बेलेबल से भी ज्यादा कैटेगरी आती है, दैट इज कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल यानी कि
पैसा देके मामला समाप्त हो सकता है, जहां सेटलमेंट पॉसिबल है, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does deterrence do? Deterrence डर क्रिएट करता है जिसकी वजह से क्राइम विल बी प्रिवेंटेड, सो प्रिवेंट्स रेपिटेशन ऑफ, डर क्रिएट करता है। ठीक है, चाहता है What does incapacitation imply? Incapacitation का मतलब होता है आगे वो कोई काम ऐसा कर ही ना पाए, राइट। सेपरेट द क्रिमिनल, नहीं, डिसेबल अ क्रिमिनल, कि क्रिमिनल आगे वो काम कर ही ना पाए। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द सोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ के अंदर तीन चीजें आती हैं, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो रिमेंबर दैट आंसर वुड बी इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट आते हैं, What is the Latin term for the act of doing something bad? अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो इसको हम लोग actus reus कहते हैं, गलत तरीके से कर रहे हो तो उसको हम लोग mens rea कहते हैं। mens rea का मतलब क्या होता है? guilty mind, यानी कि आपकी गलत intention। What is the difference between intention and motive? Intention मतलब आप जो जानबूझ के कर रहे हो, that is intention, and the purpose of doing that is motive. So intention is doing an act knowingly, जानबूझ के, motive is क्या वो क्यों कर रहे हो, so answer would be A। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन? डाउरी डेथ बच्चों के अगेंस्ट नहीं होती। डाउरी डेथ यानी कि किसी से आपने दहेज मांगा, दहेज नहीं आया, आपने उसको मार दिया, टॉर्चर करके वो मर गया, दैट इज डाउरी डेथ। फीटिसाइड, बच्चे को मार देना, फीटिसाइड मतलब भाई पेट में पल रहे बच्चों को मार देना। इन्फेंटिसाइड, बच्चों को मार देना। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, छोटे बच्चों को बेचना। ठीक है, तो ये सारे चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस, तो आंसर हमारा क्या होगा? डाउरी डेथ। अगर इतना भी आपने इन चार रिलेटेड देख लिया तो सीयूईटी का लीगल जीके वाला पार्ट काफी हद तक आप कवर कर पाएंगे। ये लीगल जीके से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, आई होप दिस हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक जैसे कि लीगल स्टडीज हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर दैट यू डू मेक योर रनिंग नोट्स एंड एग्जाम के पहले आप इन नोट्स को रिवाइज करके जरूर आए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।